और वहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर की नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई है उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। आज जब अदालत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर दलाइल देने की इजाज़त दी गई। ये इजाज़त देने से पहले जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को क्या एडवाइस की, और जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पर दलाइल दे रहे थे तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जज्बाती हो गए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का लेजा भर आया और जज्बात में आकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदालत में बैठे जजेस से एक सवाल पूछा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जजेस से क्या सवाल पूछा और इसके अलावा आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन, 11:38 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता है। 10 रुकनी लार्जर बेंच आके अदालत में बैठता है तो सबसे पहले जस्टिस उमरता बंदियाल ये कहते हैं कि मुनीर मलिक का तहरीरी जवाब जो है वो अदालत को मौसूल हुआ है, जिसमें मुनीर मलिक इस मुकदमे में अपनी अदम दस्तयाबी के हवाले से अदालत को आगाह कर रहे हैं। मुनीर मलिक की अदम दस्तयाबी के बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह कहा कि हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दलाइल देने की इजाज़त देने जा रहे हैं, लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मुखातिब करते हुए कि इस मुकदमे में जब आप दलाइल दे रहे होंगे तो अदालत की जानिब से, जजेस की जानिब से आपसे सवालात भी पूछे जाएंगे, और जब दूसरी जानिब के वकला की, रिस्पोंडेंट की, हुकूमत के लोगों की बारी आएगी तो उनकी जानिब से कुछ एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। तो आपको टॉलरेंस का मुज़ाहरा करना होगा, आपको बर्दाश्त जो है वो रखना होगी। अगर ऐसा कोई एतराज़ आता है तो आपको सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि मुझे दलाइल की इजाज़त देने पर मैं बेंच का शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन जहाँ भी दलाइल देते हुए मैं स्टेप आउट करूँ, मैं लिमिट से बाहर जाऊँ तो अदालत मेरी सरजनिश भी कर सकती है, अदालत मुझे मेरी तनबीह भी कर सकती है और मुझे पीनलाइज भी कर सकती है। जिस पर जस्टिस का उमरता बंदियाल ने यह कहा कि हम आपको एडमोनिश नहीं करेंगे, हम आपकी सरजनिश नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको जो है वो याद दिलाते रहेंगे। इसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि 29 मई 2019 को जब उन्हें रेफरेंस का पता चला तो उसके बाद वो रेफरेंस जो है, उसके जो मंदरजात थे वो हुकूमती लोगों की जानिब से मुबैना तौर पर लीक कर दिए गए, और रेफरेंस के मंदरजात लीक करने के बाद मुझे बदनाम किया गया, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को बदनाम किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि मैं किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन अदालत के सामने कुछ ऐसी दस्तावेज़ात दिखाना चाहता हूँ जिससे ये साबित होगा कि किस तरह से पिछले 2 साल से मुझे बदनाम किया गया, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को बदनाम किया गया, डीफेम किया गया है। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने उन्हें मुखातिब करते हुए ये कहा कि सब्र करें, अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वाले को नवाजता है। जस्टिस उमरता बंदियाल का ये भी कहना था कि अगर आपको बदनाम किया गया है, बहुत से लोगों ने अगर आपने बदनाम किया है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपकी फेवर में हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दोबारा से अपने दलाइल का आगाज़ किया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि जब ये रेफरेंस दायर किया गया, उस रेफरेंस में 3 प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ये जज ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था जब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी। और आगे चल के उनका ये भी कहना था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कि मेरी अहलिया और मेरे बच्चे ज़ेरे कफ़ालत नहीं है। शादी होने से पहले उनकी अहलिया जो है सरीना ईसा एक नामवर अमेरिकन स्कूल में जॉब करती थी, जहां उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, और इसके अलावा उनकी बहुत सारी ज़री ज़मीनें सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में भी हैं। आगे चल के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये भी कहना था कि इल्ज़ाम लगाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, बेनामी ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं, लेकिन FBI ने ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर ना करने पर ना मुझे नोटिस जारी किया, ना मेरी अहलिया को ऐसा कोई नोटिस जो है वो FBI की जानिब से जारी किया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपने दलाइल में ये भी कहना था कि हुकूमत के जो सिलेक्टेड कमिश्नर थे जिन्होंने लंदन प्रॉपर्टीज़ के मामले की तहकीकात की थी, उसने भी तस्लीम किया है कि ये जो पैसा लंदन प्रॉपर्टीज़ की ख़रीदारी के हवाले से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था, ये पैसा बैंकिंग चैनल के ज़रिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक फ़ॉरेन अकाउंट के ज़रिए भेजा गया था। इसे FBI की रिपोर्ट में एडमिट किया गया है। लेकिन जो इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जब ये पैसा एक बैंकिंग चैनल के ज़रिए बाहर गया है
तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से कहा जा सकता है। और जब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी उस वक्त पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की रजीम भी मौजूद नहीं थी, तो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। पिछले 2 साल से मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, मेरी फैमिली मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन सवाल ये किया जाता है जब हुकूमत के ऑफिशियल जो है आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयानात देते हैं, तो मुझसे ये सवाल होता है कि मैं इसका जवाब क्यों नहीं देता। जिस पर जस्टिस काजी फायसा का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद मुकदमा मैं अदालत के सामने लेकर आया हूँ। जस्टिस काजी फायसा का ये कहना था, मुकदमा यह है कि जस्टिस काजी फायसा ये कह रहे हैं कि नज़रसानी की दरख्वास्तों पर जो अदालती कार्रवाई है, जो अदालती प्रोसीडिंग है, उसे लाइव टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जाए। इस हवाले से उन्होंने जस्टिस काजी फायसा ने आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19A का भी हवाला दिया, लेकिन जब वो ये हवाले दे रहे थे मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के, तो जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से उन्हें इंटरप्ट किया गया और ये कहा गया कि जज साहब आप जो अपने जो आर्गूमेंट्स हैं उसे ब्रीफ रखें, क्योंकि आप जो दलाइल दे रहे हैं, जो आर्टिकल्स के आप हवाले दे रहे हैं, जिन अदालती फ़ैसलों के आप हवाले दे रहे हैं, उन फ़ैसलों की वजह से या आपके दलाइल ब्रीफ ना होने की वजह से मेरे दाएँ बाएँ जो जजेस बैठे हैं वो केस पर फोकस नहीं कर पा रहे। जिस पर जस्टिस काजी फायसा का ये कहना था कि मेरा हर नुक्ता जो है इस मुकदमे से मुतलका है, और अगर जहां पर मैं कोई बात रिपीट करूं तो दोबारा से जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि आप मुझे एडमॉनिश कर सकते हैं, मेरी सरजनिश कर सकते हैं, मुझे पीनलाइज कर सकते हैं। फिर जस्टिस उमरता बंदियाल ने वही पहले वाली बात दोहरा दी कि हम आपकी सरजनिश नहीं करेंगे, लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह कहा कि ये जो मुकदमा जिनका आप हवाला दे रहे हैं ये वो फैसले हैं जिसमें यह कहा गया है कि अदालती कार्रवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, और यहाँ पर भी जो अदालती कार्रवाई हो रही है वो ओपन कोर्ट में की जा रही है। यहाँ पर वकला भी मौजूद हैं, यहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद है, यहाँ पर दीगर लोग भी मौजूद हैं जो अदालती कार्रवाई को नोट भी कर रहे हैं, अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर जस्टिस काजी फायसा जज्बाती हो गए। जस्टिस काजी फायसा का ये कहना था कि वज़ीर आज़म या वफाकी वज़रा जो है वो प्राइवेट कैपेसिटी में गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे साथ जो 2 साल में हुआ, जो प्रोपेगेंडा किया गया सरकारी टेलीविज़न चैनल पर, मेरे मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक जज, उनकी अहलिया और बच्चों की पर जो है वो बमबार्डिंग की गई, उन्हें डिफेम किया गया। मैं यहाँ पर अपना मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ पर जस्टिस काजी फायसा का मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं यहाँ पर पाकिस्तान के फ्यूचर का मुकदमा लड़ रहा हूँ। जस्टिस काजी फायसा जब ये बातें कर रहे थे उनका लेजा इस तरह से भर आया जैसे लग रहा था कि शायद वो रो पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, लेजा उनका भर गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखा। आगे चल के जस्टिस काजी फायसा ये कहते हैं कि मुझ पर जो गुजरी है, जिस तरह से स्टेट ऑफिशियल की जानिब से मीडिया को कंट्रोल किया गया, ये कोई 10 लाख रुपए तनख्वाह का या पेंशन का इश्यू नहीं है। मेरी जगह अगर आप होते, जस्टिस काजी फायसा ने जज से ये सवाल पूछा कि जिस तरह से हमें डिफेम किया गया है, मेरी फैमिली को डिफेम किया गया है, अगर आप होते तो आप क्या करते। मैं कुछ ज़्यादा इतना चालाक नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं जो नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखना चाहता हूँ वह नुक्ता शायद मैं जजेस को अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। जिसके बाद जस्टिस मंजूर अल मलिक ने जस्टिस काजी फायसा को मुखातिब करके ये कहा कि जिस तरह से आप प्रोसीड करना चाहते हैं प्रोसीड करें, लेकिन तहम्मुल और सब्र का जो दामन है उसे अपने हाथ से ना जाने दें, उसे अपने हाथ से ना छोड़ें। जिसके बाद जस्टिस काजी फायसा उसी जज्बाती रो में बहते हुए उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी को अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि हमें मालूम नहीं है कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद किसने किया है, सहाफ़ी को अगवा किसकी जानिब से किया गया है। यहाँ पर शायद जस्टिस काजी फायसा जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के उस स्टेटमेंट का हवाले दे रहे थे जिसमें एक इंटरव्यू में इमरान खान का ये कहना था कि मुझे नहीं मालूम कि मतीउल्लाह जान को किसकी जानिब से अगवा किया गया है। जस्टिस काजी फायसा का ये कहना था कि लगता ये ऐसे है कि जो हालात हम पाकिस्तान के देखते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं किसी गटर में रह रहे हैं। ज़िम्मेदारों के अगर मैं नाम बता दूं, बल्कि जस्टिस काजी फायसा का ये कहना था कि मशरक़ी पाकिस्तान पर बात करें तो खामोश करा दिया जाता है। अगर मैं ज़िम्मेदारों के नाम बता दूं तो हो सकता है कि एक और रेफरेंस जो है वो मेरे खिलाफ आ जाए। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने इंटरवीन किया। उनका ये कहना था कि अदालत में अदालत के सामने जो मुकदमा है, अदालत ने वही मुकदमा सुनना है, उसी का फैसला करना है। अगर आपको किसी से कोई मसला है तो हमारे सामने वो मसला ना लाएं। बेहतर ये होगा कि आप हदूद से ना निकलें। कोई सहाफ़ी अगर अगवा हुआ है तो वो सहाफ़ी दरख्वास्त दे, उस पर अदालत कार्रवाई करेगी, अदालत में उस पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिस पर जस्टिस काजी फायसा ने यह जवाब दिया कि अपनी ज़ात के हवाले से मैं जज्बाती नहीं हो रहा, पाकिस्तान के लिए मैं जज्बाती हो रहा हूँ। कायदे आज़म और मेरे वालिद की रूह जो है आज कब्र में तड़प रही होगी। फौजी डिक्टेटर ने इक़्तिदार की हवस में इस मुल्क को तबाह कर दिया। जिस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने एक मरतबा फिर जस्टिस काजी फायसा को यह कहा कि आप जज्बात में ना आएँ। इसके बाद जस्टिस काजी फायसा ने दोबारा से अपने आप को मस्टर अप किया, अपने आप को दोबारा से बेहतर किया। जो वो जज्बात में चले गए थे, अपॉलॉजी भी की गई उनकी जानिब से जजेस में, बेंच के बैठे हुए जजेस से। और उसके बाद जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो पीटीवी पर लाइव दिखाई जाती है। आइन में पार्लियामेंट की कार्रवाई पीटीवी पर लाइव दिखाने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट की कार्रवाई जिस तरह से बराह रास्त दिखाई जाती है सरकारी टीवी पर, उसकी एडिटिंग करने की किसी किस्म की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस काजी फायसा का ये भी कहना था कि बाज़ सहाफ़ी जो है वो ये कहा वो कहा जैसी रिपोर्टिंग करते हैं। फैसला चाहे जो भी आए, मेरे खिलाफ आए, टीवी पर इस मुकदमे की कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाए। मेरे नाम पर दाग लगा है जिसे साफ करने का मुझे मौका मिलना चाहिए। हिटलर को भी इल्म था। जस्टिस काजी फायसा का ये कहना था कि टैंक से ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल करना है। और एक अखबारी खबर का हवाला दिया गया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से कि कल की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें अदालत ने मेरी किसी दरख्वास्त को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन अखबार में ये खबर ये लगाई गई कि मेरी इस्तदा को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। जिस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने यह जवाब दिया कि मैंने भी सुबह सुबह अखबारात पढ़े हैं, ज़्यादातर अखबारात में तो ऐसी खबरें हैं जो कल की अदालती कार्रवाई है उस पर फैक्चुअल रिपोर्टिंग जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से की गई है। अगर एक आधे अखबार में ऐसी खबर आई है तो इस पर इससे ज़्यादा इशू ना बनाया जाए। इसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि खुली अदालत में सैकड़ों लोग बैठकर कार्रवाई को देखते हैं, सारे सहाफ़ी या लोग जो हैं वो गैर जानिबदार नहीं हो सकते। इस मुकदमे की कार्रवाई को लाइव जो है वो दिखाना जो है वो जस्टिस काजी फायसा का कहना था कि इतना आसान नहीं होगा, ये एक इंतज़ामी मामला भी है और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट है ये उसका मामला भी है, तो बराह रास्त कवरेज दिखाना जो है उसमें बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन आगे चल के जस्टिस काजी फायसा ने फिर कुछ ऐसा कहा जिस पर उन्होंने अदालत से एक मरतबा फिर जो है वो माजरत की। आगे फिर जब अदालती कार्रवाई अपने अख्ताम को पहुँच रही थी तो एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो अदालत में बैठे थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनसे अदालत ने ये पूछा कि क्या आप इस केस के नोट्स ले रहे हैं, इस केस में फेडरेशन की जानिब से कौन पेश होगा, क्या हुकूमत की जानिब से आपको कोई हदायत मिली हैं। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया, आमिर रहमान ने, कि वो यहाँ पर बैठे नोट्स ज़रूर ले रहे हैं लेकिन वफाक की जानिब से कोई कौन पेश होगा इस हवाले से अभी उन्हें कोई हदायत नहीं दी गई। जिस पर अदालत ने उन्हें यह कहा कि कल आप हदायत लेकर आएंगे कि इस मुकदमे में वफाक की जानिब से कौन पेश होगा। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का यह कहना था कि अजीब लगता है कि फेडरेशन ये कहे कि किसने इस केस में पेश होना है, अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की हदायत जो है वो नहीं मिली। आगे चल के फिर जस्टिस उमरता बंदियाल ने एक और बड़ी अहम बात की। उसमें उनका ये कहना था कि अगर फैसला हुआ कि मुकदमे की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाएगा तो इसके लिए अदालत जो है वो पब्लिक जो इक्विपमेंट है, जो सरकारी इक्विपमेंट है, उसका इस्तेमाल करेगी। प्राइवेट चैनल्स को या प्राइवेट कैमरों को अदालती कार्रवाई को जो है वो कवर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और आज जब ये कार्रवाई ख़त्म हुई तो मुझे एक बड़े अहम सोर्स की जानिब से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना सॉफ्टवेयर है जिसके वीडियो लिंक के ज़रिए कराची, लाहौर रजिस्ट्री, कोयटा रजिस्ट्री, खैबर पख्तूनख्वा रजिस्ट्री से जो केसेस की समाअत की जाती है, तो एक ऐसा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग जो उसकी है वो यूट्यूब पर दिखाई जा सकती है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। और सोर्स ने यह भी बताया है कि लाखों रुपए की लागत से वो इक्विपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख़रीदा गया है, जिसकी मदद से इस केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो यूट्यूब पे दिखाई जा सकती है। इस केस की समाअत को नाज़रीन कल तक मुलतवी कर दिया गया है। कल इस केस की कार्रवाई के हवाले से जो भी होगा वो तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा।